हेलो नमस्कार दोस्तों। हमने भारतीय संविधान पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम पढ़ चुके थे भाग 1 से लेकर भाग 4 तक। दोस्तों भाग 5 पढ़ रहे थे। भाग 5 में दोस्तों हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के बारे में हम अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक पढ़ेंगे। दोस्तों उसी क्रम में हम पढ़ रहे थे, जिसमें अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 60 तक हम पढ़ चुके थे। आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 61 से। आज शुरू करेंगे 61 से। अनुच्छेद 61। दोस्तों अनुच्छेद 60 तक हम पढ़ चुके थे। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग का मतलब क्या होता है? महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग राष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाता है, उस पद से हटाने की प्रक्रिया के लिए ही महाभियोग कहा जाता है। दोस्तों अब हम राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में पढ़ेंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, महाभियोग लगाया कब जाता है? दोस्तों जब हमारे देश के राष्ट्रपति अगर ऐसा कोई काम करते हैं जिससे हमारे संविधान का उल्लंघन होता है, या अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाता है। अब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, वो आपके लिए हम बताएंगे। दोस्तों जब हमने भारतीय संविधान पढ़ना शुरू किया था, तब मैंने आपके लिए बताया था कि हमारे संसद के 3 अंग होते हैं, जिसमें एक राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो दोस्तों हमारे संसद में राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। तो चाहे हम राज्यसभा से चाहे हम लोकसभा से जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, तो चाहे राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से हम राष्ट्रपति के पास एक नोटिस भेजते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ संसद के किसी भी सदन से, संसद के किसी भी सदन से राष्ट्रपति के पास एक नोटिस भेजा जाता है, चाहे वो राज्यसभा से भेजा जाए चाहे लोकसभा से भेजा जाए, किसी भी सदन से हम नोटिस भेजते हैं। जब राष्ट्रपति को एक नोटिस भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के लिए 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ता है। जब राष्ट्रपति के पास राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से नोटिस भेजा जाएगा, तो राष्ट्रपति के लिए अपने पद से 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा। और वो इस्तीफा किसको देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। अब दोस्तों उस जब नोटिस भेजा जाएगा, नोटिस जब ही भेजा जाएगा जब जिस भी सदन से भेजा जाएगा नोटिस, उस सदन के 1/4 सदस्यों के इस नोटिस पर हस्ताक्षर होने जरूरी है। 1/4 सदस्य जब इस नोटिस पर हस्ताक्षर कर देंगे, तभी यह नोटिस राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। अगर 1/4 सदस्य इस पर साइन नहीं करते हैं, तो यह नोटिस नहीं भेजा जाएगा। इस 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। अब दोस्तों जब नोटिस भेज दिया, नोटिस भेजने के बाद 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति ने 14 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं दिया, तब
राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। ये तो मैंने आपके लिए प्रक्रिया बताई थी कि क्या होती है। अब शुरू कैसे होती है प्रक्रिया? जब कोई राष्ट्रपति 14 दिन के अंदर इस्तीफा नहीं देगा, तब यह महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। अब शुरू कैसे होती है, अब वो हम जानेंगे। प्रक्रिया की शुरुआत। दोस्तों, हम सब जानते हैं, अभी मैंने आपके लिए बताया कि हमारे संसद में 2 सदन होते हैं। एक मैंने बताया राज्यसभा, एक बताया लोकसभा। दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन होते हैं। अब ये प्रक्रिया में जब राष्ट्रपति इस्तीफा नहीं देगा, तब यह प्रक्रिया शुरू होती है और इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में वोट डाले जाते हैं, वोटिंग होती है। अब वो वोटिंग चाहे राज्यसभा से शुरू हो जाए, चाहे लोकसभा से, शुरुआत किसी भी सदन से हो सकती है। लेकिन शुरुआत शुरुआत होने के बाद प्रत्येक सदन के 2/3 सदस्य इस पर वोट डालेंगे। अगर 2/3 सदस्यों ने वोट नहीं डाले तो यह प्रक्रिया नहीं शुरू होगी, यह प्रक्रिया रोक दी जाएगी। 2/3 सदस्य, दोनों सदनों के 2/3 सदस्य वोट, अगर दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों ने वोट डाल दिए इस राष्ट्रपति के खिलाफ, तो राष्ट्रपति के लिए अपने पद से इस्तीफा देना अनिवार्य है, जरूरी है। तो राष्ट्रपति देगा ही देगा इस्तीफा। ये तो रही प्रक्रिया। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति की वकालत कौन करता है। ये जब महाभियोग लगाया जाता है तो राष्ट्रपति की तरफ से वकालत की जाती है। वो वकालत कौन करता है? तो हम लिखेंगे राष्ट्रपति की वकालत करता है भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी के द्वारा जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, तब भारत के महान्यायवादी द्वारा इसकी वकालत की जाएगी। दोस्तों, ये तो अनुच्छेद 61 में मैंने पढ़ लिया है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में। अब बात करेंगे अनुच्छेद 62 की। अनुच्छेद 62 में क्या है? अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का जो रिक्त पद होता है उसको 6 महीने के अंदर भरना अनिवार्य है, जरूरी है। इसका मतलब है राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 महीने के अंदर भर जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति का रिक्त पद 6 महीने के अंदर भरना जरूरी है। अब रिक्त पद का मतलब क्या होता है? रिक्त पद का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। राष्ट्रपति का पद खाली कब होगा दोस्तों? जब कोई भी राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार रिजाइन दे दे, मतलब इस्तीफा दे दे, तब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। या राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, तब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, तब राष्ट्रपति की जगह पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं। दोस्तों, यह 6 महीने तक ही मतलब राष्ट्रपति के पद पर कार्य कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर इस पद को भरना जरूरी है। नए राष्ट्रपति का चुनाव होना
अनिवार्य है। ये तो रहा अनुच्छेद 62 में। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज हमने पढ़ा है अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 62। 2 अनुच्छेद इस क्लास में हमने पढ़ लिए हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में हो गया है समाप्त। मैंने बताया था अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ये तो हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति के पास कई तरह की शक्तियाँ होती हैं। अब हम उन शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के पास किस किस प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, राष्ट्रपति के पास पावर कौन कौन सी होती हैं, वो पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। दोस्तों राष्ट्रपति के पास कई तरह की शक्तियाँ होती हैं। हम एक एक करके सभी शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के बारे में। कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां होती हैं राष्ट्रपति के पास, उनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो हम लिखेंगे कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के बारे में, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों जब हमने आपके लिए राष्ट्रपति के बारे में बताया था, तब मैंने पढ़ाया था अनुच्छेद 53 के बारे में। अनुच्छेद 53 में मैंने आपको बताया था कि संघ की कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। मतलब जो संघ का कार्यपालिका है, उसकी जितनी भी शक्तियां हैं वो सब किस में होती हैं? राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि कार्यपालिका की सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अब हम अगली कार्यपालिका से संबंधित शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों अनुच्छेद 75 में कहा गया है, अनुच्छेद 75 में भी कार्यपालिका से संबंधित शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तब आप बताएंगे राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछ लिया जाए किस अनुच्छेद में
ये बताया गया है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आप बताएंगे अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। ये तो रही अनुच्छेद 75 की पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? इसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद का मतलब होता है जो मंत्री होते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति। दोस्तों, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो हम लिखेंगे मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। दोस्तों, जो मंत्री चुने जाते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति तो करेगा, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री सलाह नहीं देगा राष्ट्रपति को, तब तक मंत्रियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब बात करेंगे अनुच्छेद 75(2) की। अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 75 ये कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां हैं। अब बात करेंगे अनुच्छेद 75(2) की। अनुच्छेद 75(2) की। 2 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति ही मंत्रियों में विभागों का वितरण करेगा। इसका मतलब है राष्ट्रपति राष्ट्रपति ही मंत्रियों में विभागों का वितरण करेगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मंत्रियों के लिए विभाग दिए जाएंगे कि किस विभाग को कौन मंत्री संभालेगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति ही मंत्रियों को विभाग देंगे कि इस विभाग में, यह विभाग आपके अंडर में है। ये अनुच्छेद 75(2) में बताया गया है। ये भी कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 77 की। अनुच्छेद 77। अनुच्छेद 77 में कहा गया है कि कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलाया जाएगा। कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा। दोस्तों, अनुच्छेद 77 में बताया गया है कि कार्यपालिका का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा। ये कार्यपालिका संबंधी शक्तियां थी, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा निम्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा किन किन लोगों को नियुक्त किया जाता है, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे।
अब बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए पदाधिकारी। दोस्तों, राष्ट्रपति अनेक पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। सबसे पहले किसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा? राज्यपाल। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। आपसे पूछा जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अगला है भारत के महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है भारत के महाधिवक्ता। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के महान्यायवादी और भारत के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी और महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। अब बात करेंगे हम मुख्य निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयोग की भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का मतलब होता है चुनाव आयोग जिसे बोलते हैं, उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगली नियुक्ति है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, जिसे हम बोलते हैं यूपीएससी के अध्यक्ष, उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आपसे पूछा जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब बात करेंगे अगला है विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष। विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष। विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
अब बात करेंगे राजदूतों की नियुक्ति भी, राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला है सैन्य अध्यक्ष। सैन्य अध्यक्ष का मतलब होता है सेना प्रमुख। सेना प्रमुखों की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा इन लोगों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की भी नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जिसे चुनाव आयोग बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मतलब यूपीएससी के अध्यक्ष, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, और विभिन्न जो आयोग होते हैं आयोगों के अध्यक्ष भी चुने जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। और जो राजदूत चुने जाते हैं विदेशों में जिनके लिए चुन के भेजा जाता है उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। और सैन्य अध्यक्षों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये तो रही नियुक्तियां जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती हैं। अभी हमने पढ़ा था कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियां पढ़ चुके थे, इसके बाद हमने नियुक्तियां पढ़ ली। अब बात करेंगे सैन्य शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कुछ सैन्य शक्तियां भी होती हैं। सैन्य शक्तियों का मतलब होता है जो सेना से संबंधित शक्तियां होती हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं सैन्य शक्तियां। अब हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी सैन्य शक्तियां हैं। अब पढ़ेंगे हम सैन्य शक्तियों के बारे में। सैन्य शक्तियां दोस्तों, राष्ट्रपति के पास कुछ सेना से संबंधित भी शक्तियां होती हैं। वो कौन कौन सी शक्तियां होती हैं दोस्तों? अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 53(2). अनुच्छेद 53(2) इसमें सैन्य शक्ति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सभी बलों का अध्यक्ष होगा। राष्ट्रपति सभी बलों का अध्यक्ष होगा। अनुच्छेद 53(2) में बताया गया है कि राष्ट्रपति सभी बलों का अध्यक्ष होगा। इसका मतलब, बलों का मतलब होता है फोर्स। जो हमारी देश की सेना होती है, सेना का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अब दोस्तों हम जानेंगे कि हमारे देश में कितने प्रकार की फोर्सेस होती हैं, मतलब कितने प्रकार के बल होते हैं। दोस्तों हमारे देश में दो तरह के बल होते हैं। एक होता है सैन्य बल और एक होता है अर्धसैन्य बल। अर्धसैन्य बल, सैन्य बल को बोलते हैं मिलिट्री फोर्स, और अर्धसैन्य बल के लिए कहते हैं पैरामिलिट्री फोर्स। अब दोस्तों सैन्य बलों के अंदर कौन कौन सी सेना आती है? सबसे पहले आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये तीन सेनाएं होती हैं। इनके लिए बोला जाता है सैन्य बल। अब अर्ध सैन्य बल कौन कौन से होते हैं? जैसे कि बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, एसएसबी है, ये सभी क्या बोली जाती हैं? अर्ध सैन्य बल। दोस्तों सैन्य बल जो होता है, सैन्य बल का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ये
जो सैन्य बल होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के ही अंडर में हमारे सैन्य बल आते हैं। लेकिन जो अर्ध सैन्य बल होते हैं ये किसके अंडर में आते हैं? अर्ध सैन्य बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। गृह मंत्रालय, अर्ध सैन्य बल गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 53 बता दिया मैंने कि राष्ट्रपति सभी बलों का अध्यक्ष होता है। बलों के बारे में भी बता दिया, लेकिन एक कंडीशन और इसी में कही गई है। ये तो रही पहली। दूसरी कहा गया है कि अगर रक्षा से संबंधित अगर कोई कानून बनाना है तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। तो हम लिख देंगे यहाँ रक्षा से संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। संसद के पास है। दोस्तों, रक्षा से संबंधित अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा तो वह संसद के द्वारा बनाया जाएगा। संसद के पास यह अधिकार है कि वह रक्षा से संबंधित कानून बना सकता है। अब बात ये तो रही हमारी सैन्य शक्तियां। अब हम बात करेंगे कुछ राष्ट्रपति के पास वैदेशिक शक्तियां भी होती हैं। अब वैदेशिक शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि वैदेशिक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। वैदेशिक शक्तियां। दोस्तों, राष्ट्रपति के पास वैदेशिक शक्तियां भी होती हैं। पहली शक्ति है, वैदेशिक शक्ति है कि राष्ट्रपति के द्वारा राजदूतों की नियुक्ति की जाएगी। यह एक वैदेशिक शक्ति है। राजदूतों की नियुक्ति करना वैदेशिक शक्ति है। वैदेशिक शक्ति का मतलब होता है कि विदेश से संबंधित शक्तियां, जो विदेश से संबंधित अगर कोई भी काम किया जाएगा तो उसमें राष्ट्रपति के पास कितनी पावर है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वैदेशिक शक्तियां। तो राष्ट्रपति द्वारा राजदूतों की नियुक्ति। दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा राजदूतों की नियुक्ति की जाती है। राजदूत जो नियुक्त करके भेजे जाते हैं विदेशों में, इसलिए यह एक वैदेशिक शक्ति हो गई। ये राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है क्योंकि राष्ट्रपति ही राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। अगली शक्ति हम बात करेंगे। अगली शक्ति में क्या कहा गया है? अगली शक्ति में बताया गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का प्रतिनिधि होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का प्रतिनिधि होगा। इसका मतलब है कि अगर इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत का प्रतिनिधि कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। यह भी राष्ट्रपति के पास शक्ति है। अगली वैदेशिक शक्ति क्या है? अगली शक्ति है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के ही नाम से किए जाएंगे। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते
सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि एवं समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। ये 3 शक्तियां थी, वैदेशिक शक्तियां, जो राष्ट्रपति के पास होती हैं। अब बात करेंगे हम न्यायिक शक्तियों के बारे में। न्यायिक शक्तियों का मतलब होता है न्याय से संबंधित शक्तियां। राष्ट्रपति के पास कौन कौन थी उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। न्यायिक शक्तियां। अब न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं दोस्तों? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। दोस्तों, अनुच्छेद 143 में कहा गया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। दोस्तों, जब अगर राष्ट्रपति कोई भी काम करना चाहे और तो उसमें राष्ट्रपति की इच्छा है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, उसके बारे में पूछ सकता है। दूसरी न्यायिक शक्ति क्या है? दूसरी न्यायिक शक्ति है कि राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये शक्तियां जो थीं, ये न्याय से संबंधित थीं, न्यायिक शक्तियां थीं। राष्ट्रपति के पास यह शक्तियां होती हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे विधायिक शक्तियों के बारे में। विधायिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास कौन कौन होती हैं, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। दोस्तों, बात करेंगे विधायिक शक्तियों के बारे में। विधायक शक्तियां कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? अनुच्छेद 79, इसमें कहा गया है कि संसद 3 अभिन्न अंगों से मिलकर बना है। संसद सबसे पहले राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलके बनी है। इसीलिए हम कहते हैं कि राष्ट्रपति
संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। यह भी राष्ट्रपति के पास यह शक्ति होती है, यह विधायक शक्ति है, अनुच्छेद 79 में बताया गया है। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 85 की। अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुला सकता है। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुला सकता है। दोस्तों, यह शक्ति राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 85 में कहा गया कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह संसद के दोनों सदनों को समय समय पर सत्र के लिए बुला सकता है। ये तो रही अनुच्छेद 85 की बात, लेकिन एक बात और है। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं की जाती है, राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती है, लोकसभा को तो भंग किया जा सकता है। ये तो रहा अनुच्छेद 85, यह एक विधायक शक्ति थी। अब बात करेंगे अनुच्छेद 86 की। अनुच्छेद 86 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 86 में कहा गया है कि संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, इसका मतलब क्या है दोस्तों? जब हमारे संसद में राष्ट्रपति 3 बार जाते हैं, और जब 3 बार जाते हैं तब उनका अभिभाषण होता है। दोस्तों, यह है संसद, इसमें लिखा है संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसका मतलब है जब हमारे सत्र का बजट सेशन प्रारंभ होता है तब राष्ट्रपति के द्वारा भाषण दिया जाता है, उसी के लिए कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। सबसे पहले बजट सेशन प्रारंभ होगा तभी राष्ट्रपति द्वारा भाषण दिया जाता है, उसी को कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसके बाद राष्ट्रपति दूसरी बार जब संसद में जाते हैं, दूसरी बार कब जाते हैं? जब हमारी नई सरकार का गठन होता है तब राष्ट्रपति संसद में जाते हैं, तब भी उनका भाषण होता है। और तीसरी बार कब जाते हैं? जब राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया हो, तब राष्ट्रपति के जाते हैं और तीसरी बार भी उनका भाषण होता है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 87 की। अनुच्छेद 87 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 87 में कहा गया है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण संसद में राष्ट्रपति का विशेष
अभिभाषण। विशेष अभिभाषण। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब राष्ट्रपति तीसरी बार जब संसद में जाते हैं, जब संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, तब राष्ट्रपति के द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसी को कहते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। इसके बाद इस अनुच्छेद 87 में बताया गया है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के बारे में। अब जब संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, अनुच्छेद 108 में कहा गया है, अनुच्छेद 108 में बताया गया है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाने वाला संयुक्त अधिवेशन। अभी मैंने आपके लिए संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया था। जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वो अनुच्छेद 108 के तहत बुलाया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन। दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों को बुलाया जाता है, दोनों सदनों के लिए बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संयुक्त अधिवेशन में जब दोनों सदनों को बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा स्पीकर। जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। दोस्तों, ये हमने कई तरह की राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां पढ़ी हैं। अभी कुछ राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां बची हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी राष्ट्रपति से संबंधित शक्तियां खत्म नहीं हुई हैं। जो शक्तियां बची हैं उन शक्तियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपके लिए हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक करना। जय हिंद।